नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम बड़ा खास है क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं भावार्थ रत्नाकर के एक अद्भुत सूत्र पर। आमतौर पर हमारे मन में क्या धारणा होती है कि यदि व्यय भाव से किसी ग्रह का संबंध बन गया या लाभ भाव के स्वामी कहीं दूर स्थान में चले गए तो अच्छा परिणाम नहीं देंगे। लेकिन मैं पूर्व में हमेशा कहता रहा हूं कि यह जो जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, इन 12 भाव का बड़ा ही महत्व है। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भावार्थ रत्नाकर के अध्याय 12 स्टैंजा 13 यानी चैप्टर 12 स्टैंजा 13 अर्थात श्लोक 13 पे जो बात करता है लाभ भाव और व्यय भाव के स्वामी के संबंध के बारे में। श्लोक यह है, लाभ व्ययाधिपत्योच संबंधो युगदो भवेत् लाभादि पस्तृतीय वा व्यय वा युगदा भवेत्। अर्थात यदि लाभ भाव के स्वामी का अथवा व्यय भाव के स्वामी का मतलब लाभ भाव के स्वामी का और व्यय भाव के स्वामी का संबंध बन जाए तो यह युग कारक होता है। क्या कहा? लाभ व्ययाधिपत्योच संबंधो युगदा भवेत्। यदि लाभ भाव के स्वामी का और व्यय भाव के स्वामी का संबंध बन जाए तो यह कैसा संबंध होता है? तो यह संबंध युग कारक होता है। पुनः कहा, क्या कहा? लाभादि पस्तृतीय वा व्यय वा युगदा भवेत्। लाभादि यानी लाभ के अधिपति, लाभ के स्वामी, लाभ के स्वामी यदि तृतीय भाव में स्थित हो अथवा 12वें भाव में स्थित हो तो वो योग कारक होते हैं। यानी if the 11th lord conjoins with 12th lord, it becomes yoga karak. And if the 11th lord is posited in 3rd house or 12th house, it becomes yoga karak. तो आपने यह समझ लिया। अब आपको विस्तार से समझाने के लिए मैंने यह कालपुरुष की कुंडली ली है मेष लग्न की। हम लोग इस पर भी बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे यह संबंध बन सकता है। इसको हम लोग समझते हैं इस मेष लग्न की पत्रिका पर। अब लाभ भाव के स्वामी कौन? मेष लग्न में तो लाभ भाव के स्वामी शनि। हालांकि शनि दशम के भी स्वामी है, पर शनि यहां पर लाभ भाव के स्वामी है। और व्यय भाव के स्वामी कौन? तो व्यय भाव के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति। तो कहा कि यह संबंध हो। तो अब संबंध कैसे बनेगा? दो तरीकों से, या तो इनकी युति है, they conjoin together with each other। तो इनकी युति कहाँ का है? 12वें भाव में है। यहां पर अच्छी बात यह है कि 12वें भाव में 12वें भाव का स्वामी वही होंगे तो राजयोग भी तो बनेगा, विमल राजयोग, एक और श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण। अब ये एक संबंध बना। अच्छा, मैं बताऊंगा कि यह योग इतना अच्छा फल क्यों देता है, क्योंकि भावार्थ रत्नाकर में तो सिर्फ इतना कहा गया कि अगर इनकी युति हो जाए तो ये अच्छा फल देगी। पर हम उन रीजंस को, उस कारण को एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों अच्छा होगा। पर इस एग्जांपल को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या कहा कि दोनों की जो युति है वो 12वें भाव में होगी, या फिर कहा गया कि लाभ के स्वामी, तो यहां पर लाभ के स्वामी भी कारक होगा, 12वें के स्वामी 12वें में है, या लाभ के स्वामी 12वें भाव के स्वामी के साथ तृतीय भाव में स्थित हो जाए तो यह स्थिति बनेगी। या फिर दोनों का परस्पर दृष्टि संबंध हो जाए, अर्थात जैसे गुरु यहां है तो लाभ भाव के स्वामी अगर यहां तो भी दृष्टि संबंध होगी, पर इस स्थिति में लाभ के स्वामी युकारक नहीं होंगे। तो लाभ के स्वामी के युकारक होने की शर्त क्या है? या तो 12वें में हो या तृतीय भाव में हो। बाकी जगह भी अच्छा फल मिलेगा, परंतु लाभेश का उतना अच्छा नहीं मिलेगा। दोनों का एक सम्मिश्रण बनकर के एक योग बनेगा और वो योग आपको जीवन काल में अच्छा फल देता रहेगा। लेकिन लाभ के स्वामी के अच्छा फल देने के लिए 12वें और तृतीय भाव में होना परमावश्यक है।
तो यह आपने समझ लिया कि इनकी युति या दृष्टि संबंध, गुरु यहाँ हो शनि यहाँ, कहीं से भी इनकी दृष्टि संबंध बन जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ होगी। अब कुछ विशेष लग्न ऐसे हैं जहां लाभ भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी की दूरी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। उदाहरण देता हूं आपको, जैसे वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न अगर यहाँ 8 अंक आ जाएगा तो यहाँ कौन सी राशि आएगी? यहाँ 6 अंक आएगा और यहाँ 7 अंक आएगा। तो बुध और शुक्र की दूरी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। तो उस परिस्थिति में दोनों की युति 12वें भाव में हो जाए तो फिर बुध भी अच्छा फल देंगे, योग कारक हो जाएंगे बुध और बहुत श्रेष्ठ लाभ दे देंगे। या फिर अगर हम बात करें कर्क लग्न की पत्रिका की, तो कर्क लग्न की पत्रिका में यहाँ 4 अंक आ जाएगा तो यहाँ 2 अंक और यहाँ 3 अंक, तो इसको स्वामी, यहाँ के स्वामी हो जाएंगे शुक्र, यहाँ के स्वामी हो जाएंगे बुध, तो दोनों फिर यहाँ स्थित हो जाए तो बहुत श्रेष्ठतम जो है लाभ मिल जाएगा। ऐसा भावार्थ ताकर में बताया गया है। अब जरा हम इसके कारणों को समझते हैं कि ऐसा क्यों बताया गया है कि भाई अगर लाभेश व्यय में चले जाए तो हमारे कुछ ग्रंथों में तो यह भी तो कहा गया है कि यदि लाभ भाव के स्वामी 6ठे चले जाए, 8वें चले जाए, 12वें चले जाए तो निर्धन योग लग जाता है ना। यह भी तो कहा गया है ना हमारे शास्त्रों में। तो फिर ऐसा क्यों इसकी इतनी महत्ता, क्यों इतना महत्व? तो देखिए कारण को समझते हैं। एक अच्छा, जरा गौर से सुनिएगा इस चीज को, एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर कौन हो सकता है? किसकी आर्थिक सूझबूझ अच्छी हो सकती है? जिसे लाभ और व्यय का संतुलन पता है। मान लेते हैं कि हम दूर नहीं जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात नहीं करते, हम घर की ही बात करते हैं, अपने परिवार की ही बात करते हैं। यदि परिवार का जो मुखिया है उसे पता हो कि मेरा लाभ कितना है और मेरा व्यय कितना है और उनके बीच वह एक नियंत्रण स्थापित करे और कुछ बचत भी कर ले, तो जो संपत्ति है, जो धन है, उसमें अभिवृद्धि होगी। लेकिन लाभ और व्यय के बीच का संतुलन ही पता ना हो, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, यही तो होता रहेगा ना, बचेगा नहीं। कई बार ये भी हो जाएगा कि व्यय बहुत ज्यादा हो जाएगा, कई बार हो सकता है कि व्यय कम हो, परंतु जो कैलकुलेशन है उसमें परफेक्शन नहीं रहेगी। और आज ये बहुत ज्यादा लोगों की समस्या है। मेरे पास जो कुंडलियां आती हैं उसमें लोग कहते हैं कि आमदनी तो अच्छी है परंतु गुरुजी खर्च बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है लाभ और व्यय के बीच संतुलन नहीं है। तो यहां जब स्थिति बनती है तो ऐसे जातक आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत सूझबूझ होती है और बहुत ज्यादा दूरदर्शी होते हैं। उन्हें पता है कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, इसीलिए ये धनी होते हैं। और खास करके जब लाभ का संबंध व्यय से बन जाएगा तो लाभ और व्यय, अच्छा व्यय भाव जो है और महत्वपूर्ण भाव है। व्यय भाव जो है वो विदेशों से धन को दर्शाता है। तो जब इनका संबंध बन जाएगा तो आपको विदेशों से धन, अब विदेशों से धन का अर्थ क्या? आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको विदेशी मुद्रा मिले या फिर आप विदेश जाकर के सेटल हो जाए और वहां आप धन कमाएं। तो ये स्थिति भी बनती है जब लाभेश और व्यय एक साथ होते हैं। और फिर ऐसे जातक को आर्थिक नीति के बारे में उन्हें यह पता चल जाता है कि कब उन पर आर्थिक संकट आएगा। उन्हें एक आभास होता है, यह युक्ति एक आभास की शक्ति, खासकर जब गुरु हो तब। बाकी ग्रहों को तो मैंने कहा, पर जब गुरु हो तो एक पूर्वानुमान, आभास जो शब्द है ये सही नहीं होगा, पूर्वानुमान यहाँ पर एक सही शब्द होगा। पूर्वानुमान की इनको शक्ति होती है और उस पूर्वानुमान में ये बड़े सफल भी होते हैं। अब यही लाभेश यदि पराक्रम में आ जाए तो जातक के व्यक्तित्व में लाभ का समावेश होगा। जातक अपने पराक्रम से लाभ अर्जित करेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं नवग्रहों का फल हर लग्न में समझाता हूं आपको, तो मैंने इस भाव को इतना महत्व दिया है ना कि हालांकि कम मंच पर यह बात की जाती है इस भाव के बारे में कि यह बुद्धि भाव, क्योंकि देखिए आज के समय में बुद्धि का उपयोग ज्यादा है। तो अब ये पंचम भाव है, अब पंचम भाव से यह जो तृतीय भाव है, यह अगर आप गिनेंगे तो यह लाभ भाव है।
यानी इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यह भाव हमारी बुद्धि के लाभ को दर्शाता है। सीधा अर्थ यही हुआ ना कि हमारी बुद्धि का लाभ का यह भाव है। अब यहां पर जब ग्रह होंगे और वो भी लाभेश जैसे ग्रह व्ययेश के साथ, तो व्यक्ति की बुद्धि सही दिशा में होगी, उसकी प्लानिंग सही दिशा में होगी, उसकी जो एनर्जी होगी, यह पराक्रम का भाव है, यानी हमारी एनर्जी को दर्शाता है। हम अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा जातक अपनी एनर्जी को अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लेकर के जाएगा और आर्थिक मामलों में ऐसे जातक सफल होंगे। व्यय पर उनका नियंत्रण रहेगा, सोच समझ करके खर्च करेंगे। इसीलिए भावार्थ रत्नाकर में इस सूत्र की इतनी महिमा बताई गई है और मैं प्रैक्टिकली बहुत सारी कुंडलियों में इसको देख भी रहा हूं और मैं आपकी भी राय चाहूंगा, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि आप मेरे परिवार हैं और परिवार के लोगों की खुशी सर्वोपरि है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी राय दें और बताएं। अब यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया ना कि जैसे अगर हम यहाँ पर लें, जैसे इस लग्न में तो शनि दशम है, हम वृश्चिक लग्न को ले लें तो वृश्चिक लग्न में जो है बुध जो है वो अकारक हो जाते हैं, परंतु बुध जगह संबंध जब शुक्र से बन जाएगा तो वही बुध योग कारक बन जाएंगे। और मैंने 2-3 जो है ऐसे जातकों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जिनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली और बुध शुक्र का संबंध है। क्योंकि देखिए बुध शुक्र जो है अमूमन एक आसपास ही रहता है तो उनका संबंध बनना आसान है। और जिनको बुध की महादशा में या बुध की अंतर्दशा में अच्छा परिणाम मिला, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय साझा करें कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, और अगर ऐसी स्थिति है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो प्रिय दोस्तों, ये था आज का विषय, थोड़ा सा अलग विषय था, नया विषय था। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, और कहूंगा आपसे कि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। कहूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह दें, चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमें प्यार दें। इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद।